हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें मूल रूप से अपन ने बताया था सभी तत्व जो 118 ज्ञात तत्व हैं इनको गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उनके सामान्य गुण अपन ने डिस्कस किए थे। जैसे धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये विद्युत धारा और ऊष्मा की सुचालक होती है, और इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता पाई जाती है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, मुख्यतः गैस हैं, कुछ ठोस हैं, और इसके अलावा इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। इनमें ये विद्युत धारा और ऊष्मा के कुचालक हैं, और इनमें आघात वर्धनीय तन्यता नहीं पाई जाती है। उपधातु को अपन बोलते हैं अर्धचालक। सामान्य ताप पर अधातु है, उच्च ताप पर ये धातु है। टोटल 7 ज्ञात हैं जो कि ठोस रूप में पाई जाती है, और इनमें भी आघात वर्धनीयता तन्यता नहीं पाई जाती है। फिर इनके अपन सामान्य पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने बताया था कि कुछ सामान्य पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे। देखो, पहला मैंने लिखवाया था अधातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, अधातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, अधातु जो ठोस में जिनके अपर रूप पाए जाते हैं, अधातु ठोस जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, सबसे कठोर धातु, मुलायम धातु, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, न्यूनतम गलनांक वाली धातु। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे। अब इसी में देखो आगे, इसी में जो अगला पॉइंट मैं जोड़ रहा हूँ वो ये कि जो अपन ने गलनांक क्वथनांक बताया, उसके बाद में देखो अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था धातु अधातु गुण में। वो गुण डिस्कस किया था अपन ने चालकता का, चालकता। अभी इसी में यही क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया। अभी सर्वाधिक चालकता वाली धातु, सर्वाधिक चालकता वाली धातु, तब नाम आता है सिल्वर, अर्जेंटम। सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, तो सिंबल आता है Ag, चांदी बोलते हैं अपन ये। सर्वाधिक चालकता वाली धातु। अगर क्वेश्चन आए न्यूनतम चालकता वाली धातु, जिस धातु में चालकता न्यूनतम होती है, तब नाम आता है सीसा या लेड, जिसका सिंबल अपन दिखते हैं Pb। पल्बम होता है ये लैटिन नाम इसका, उस पल्बम जो है उसके आधार पे Pb नाम आता है, सीसा ये बोला जाता है। तो सर्वाधिक चालकता, न्यूनतम चालकता। उसके बाद में अगला जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, इसी से अगला गुण अपन डिस्कस किया था आघात वर्धनीय। अगर क्वेश्चन आए सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, तो नाम आता है सोना। सोना का लैटिन नाम है ओरम, तो सिंबल आ जाता है Au। यही क्वेश्चन आ जाए कि न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु, न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु, तो फिर नाम आता है सीसा, जिसका सिंबल होता है Pb, लेड जो आ जाता है। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है सोना। जैसे अपन ज्वेलरी में देखते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण है कि जिसकी वजह से इसके सबसे ज्वेलरी में जो यूज किया जाता है। एक प्रयोग अपन ने पढ़ा था, मैंने उस समय एक पॉइंट बोला था कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण प्रयोग किया था अल्फा कणों की बौछार। तो मैंने पूछा था भी ऐसे सोने को क्यों लिया, वो गुण ये था, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होने की वजह से वो प्रयोग किया गया था, सोने की पतली झिल्ली लेकर। उसके बाद में देखो इन्हीं धातुओं से संबंधित और जो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कॉमन पॉइंट अपन ने डिस्कस किए, इसके बाद में और कुछ पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है पृथ्वी तल पर, एक गुण लिखवाता है भूपर्पटी पर उपस्थित तत्वों का क्रम। ये जो क्रम लिखा जाता है वो क्रम लिखा जाता है नंबर 1 ऑक्सीजन तत्व, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 एल्यूमिनियम। यानी पृथ्वी तल पर जो उपस्थित तत्व हैं भूपर्पटी में, उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 एल्यूमिनियम, नंबर 4 आयरन।
अब क्योंकि ऑक्सीजन अपन जानते हैं कैसा तत्व है भाई, अधातु तत्व है, सिलिकॉन है उपधातु तत्व, और एल्यूमिनियम और आयरन है धातु तत्व, ये भी धातु तत्व है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि वो प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तब तो नाम किसका आएगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि तत्व में तो सब आ गया ना, धातु भी आ गया, धातु भी आ गया, उपधातु भी आ गया, तो ओवरऑल तो सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। अब अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया कि वो प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाले अधातु, तो वही आंसर सेम हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओवरऑल भी ऑक्सीजन और पर्टिकुलर अधातु लिखा गया तब भी ऑक्सीजन। फिर वो प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली उपधातु, अब की बार अपन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, नाम किसका आएगा भाई, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का नाम आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आया, वो प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु मेटल, अब नाम किसका आएगा भाई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। देखो क्लास में स्टूडेंट्स इस पे पॉइंट पे सीधा डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं सर वो कई सीधे आंसर, कहीं ने अभी जैसे गाइडों में क्या है वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होता नहीं है, उसी में वही टिका देते हैं कि आंसर को तो चाहे कैसे पूछ लिया उसको टिका दिया। अभी इसलिए इन पॉइंटों को मैंने साथ में लिखा है कि ओवरऑल पूछेगा तो कैसे बताओगे, अलग अलग पूछेगा तो कैसे बताओगे। वो प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो कि अधातु है। तो अगर पर्टिकुलर अधातु या ओवरऑल पूछा तो ये आंसर बन गया सेम। उपधातु पूछेगा तो नाम किसका आएगा, सिलिकॉन का, क्योंकि इसका आंसर दे नहीं सकते। धातु पूछेगा तो ये नाम आएगा, एल्यूमिनियम। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार, वो प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम नाम आता है। अब अगर तत्व लिखा है तो फिर अपन एल्यूमिनियम टिका देते हैं, वो गलत है। ऐसी स्थिति में अपन आंसर वो नहीं दे सकते। तो ओवरऑल इस प्रकार से हम ये अलग अलग पूछेगा तो भी, और क्रम पूछेगा तो इस प्रकार से बताओगे। एक इसके लिए जो बताया अपन ने, क्योंकि धातु ज्यादा पूछेगा तो ये नाम आएगा, ये नहीं आएगा, हालांकि इसके बाद में ये मौजूद है। एक क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाता है, सर्वाधिक खनन की जाने वाली धातु, और तब नाम आता है आयरन का, लोह तत्व, Fe जो अपन ने बताया आयरन का, तब ये नाम आता है। सर्वाधिक खनन की जाने वाली धातु नाम तब किसका आता है भाई, आयरन का नाम आता है। इस प्रकार से स्थिति आती है। तो अगर खनन की गई है तो फिर आयरन बताओगे, ये नहीं कि एल्यूमिनियम ज्यादा है तो आप आंसर ये दे दोगे कि यही ज्यादा है, ये निकाली होगी। ज्यादा खनन की जो गई धातु है कौन सी है, लोहा है। इस प्रकार से वो यूज के आधार पे आ गया। फिर देखो इसी क्वेश्चन को एक अभी जो अपन और क्वेश्चन इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो धातु अधातु से संबंधित और क्वेश्चन अपन डिस्कस करें। सबसे हल्का तत्व, अब देखो हल्का और भारी डिसाइड होता है घनत्व के अनुसार। सबसे हल्का तत्व, ओवरऑल जो सारे तत्व हैं उनमें सबसे हल्का तत्व अगर पूछेगा तो पहले नंबर पे जो अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन, पहला तत्व यही तो है आवर्सानी का, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। और हाइड्रोजन किस रूप में है भाई, गैस के रूप में है। हाइड्रोजन जो तत्व है वो गैस के रूप में है। तो अगर यही क्वेश्चन आ गया कि सबसे हल्की गैस, अच्छा इसको रुक जाओ एक मिनट, सबसे हल्का तत्व अपन ने आंसर दिया हाइड्रोजन, क्योंकि पहला सबसे पहला तत्व वही है। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आए कि सबसे हल्की धातु, अब ओवरऑल में अपन ने आंसर दिया हाइड्रोजन। अब सबसे हल्की धातु पूछा तो हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, समझ रहे हो। अब देखो आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन, नंबर 2 है हीलियम और नंबर 3 है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम।
अब हाइड्रोजन भी गैस है और लिथियम भी गैस है, और सॉरी हीलियम भी गैस है और लिथियम धातु है। अब आपसे क्वेश्चन आया सबसे हल्का तत्व, आपने आंसर क्या दिया? हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे हल्का तो यही है भाई ओवरऑल। अब अगर क्वेश्चन आया क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, अगर क्वेश्चन आया सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, तो वापस से नाम यही आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। सबसे पहला ये तो है हाइड्रोजन गैस। मुझे पता है कई स्टूडेंट बोल रहे सर हीलियम हीलियम चिल्ला रहे होंगे, कई मन में चिल्ला रहे होंगे, हम सामने तो बोल नहीं पा रहे। अब सबसे हल्की, अभी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बताओ सबसे हल्का तत्व, क्योंकि हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में, तो सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन ही नाम आएगा। अब नंबर 2, दूसरा तत्व कौन है आवर्त में? हीलियम। अब हीलियम भी गैस है या, लेकिन हीलियम कैसी गैस है? अपन बोलते हैं इसको अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस बोलते हैं। अब अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, अब कईयों को सांस आया होगा कि ऐसे है क्या सर? हम तो यही जानते हैं सबसे हल्की कौन है भाई? हीलियम है। गुब्बारा गुब्बारा यही याद रहता है हमें, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ये आएगा सबसे हल्की गैस, अब हल्की गैस लिखा है तो उससे ये मतलब नहीं है कि अक्रिय वगैरह कैसी है, वो हाइड्रोजन दहनशील है, सक्रिय गैस है। तो सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे पहला तत्व, सबसे हल्का तत्व वही है जो गैस रूप में है। अगर क्वेश्चन ये आया सबसे हल्की अक्रिय गैस, तब आप हाइड्रोजन आंसर नहीं दे सकते। तब आंसर क्या दोगे? नंबर 2 पे जो मौजूद है हीलियम, जो कि हल्की गैस है, वो गैस रूप में है वो भी। अब तीसरे नंबर पे कौन मौजूद है आवर्त सारणी में? लिथियम, और लिथियम क्या है? धातु है। अब अगर क्वेश्चन आया सबसे हल्की धातु, अब बताओ हाइड्रोजन हीलियम आप दे सकते हो क्या आंसर में? क्योंकि वो तो धातु नहीं है ना, तब नाम किसका आएगा? लिथियम का। कंफ्यूजन दूर हुआ? जहां तक मैं जानता हूं अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु, तब नाम आएगा लिथियम, सबसे हल्की अक्रिय गैस, तब नाम किसका आएगा? हीलियम गैस। और अब अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस, ओ सॉरी हाँ, सबसे भारी गैस पूछेगा तो नाम आएगा रेडॉन का, ध्यान रखना, रेडॉन सबसे भारी गैस। भूकंप के दौरान उत्सर्जित गैस भूतल में पाई जाती है, भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो नाम आएगा रेडॉन का, सबसे भारी गैस। ये भी नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। तो सबसे हल्की अक्रिय पूछेगा तो हीलियम, सबसे हल्की ओवरऑल पूछेगा तो हाइड्रोजन। अब सबसे भारी और सबसे भारी अक्रिय गैस, नाम एक ही बनेगा, रेडॉन, ये नाम आ जाएगा। और अगर यहां पर मैं लिखूं कि सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, तब नाम आता है ओस्मियम, तब नाम किसका आता है भी? ओस्मियम का, ये ध्यान रखो। और सबसे भारी रेडियो सक्रिय धातु, तब नाम आता है किसका भी? जो अपन पढ़ते हैं यूरेनियम, सबसे भारी रेडियो सक्रिय धातु। सबसे भारी रेडियो सक्रिय धातु या तत्व सीधा लिखा हुआ जाए तब भी बात वही, ध्यान रखना, तब नाम किसका आएगा? यूरेनियम का, जिसका सिंबल यू लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, इनको मैंने अलग अलग रूप में सारा अलग अलग समझाया कि अगर किस तरह से पूछेगा तो अपने को क्या क्या आंसर देना है। बताओ सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी गैस या सबसे भारी अक्रिय गैस, तब आंसर एक ही बनेगा, रेडॉन, क्योंकि ये भी कैसी है अभी? अक्रिय गैस है, और हीलियम भी अक्रिय है। सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम का नाम आएगा, और सबसे भारी रेडियो सक्रिय धातु, यानी धातु सबसे भारी ओवरऑल तो ओस्मियम है, और लेकिन ओस्मियम रेडियो सक्रिय नहीं है। रेडियो सक्रिय में सबसे भारी नाम आएगा तो नाम किसका आएगा? यूरेनियम का आएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये अपन ने बताया हल्का और भारी, जो अपन ने बात की। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहीं से एक पॉइंट जोड़ देता हूं, हल्की भारी तो घनत्व के आधार पे भी होता है, तो ध्यान देना, मैंने लिखा सबसे हल्की धातु
लिथियम, तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, जो हल्की है तो उसका मतलब न्यूनतम घनत्व, मिनिमम डेंसिटी, और जो सबसे भारी है तो अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी। इस तरह से न्यूनतम घनत्व लिथियम और अधिकतम घनत्व तब नाम किसका आया, ओस्मियम का। तो जो सबसे हल्की है वो न्यूनतम घनत्व, जो सबसे भारी है वो अधिकतम घनत्व। एक ही तरह से वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान दो आगे और पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, सबसे सक्रिय धातु, सबसे सक्रिय धातु, सबसे सक्रिय धातु की बात आती है तो नाम आता है भाई सीजियम। सामान्य रूप से सीजियम जो आती है, क्योंकि इसका न्यूनतम आयनन विभव होता है सीजियम, प्रथम वर्ग में जो आ जाए सामान्य रूप से। और तो सबसे सक्रिय धातु की बात ये आएगी। और अगर आए अक्रिय धातु, अक्रिय धातु, नोबेल मेटल, अक्रिय धातु में नाम आता है भाई प्लेटिनम, प्लेटिनम। फिर ध्यान रखोगे दूसरा नाम लिख रहा हूं मैं सोना, ओरम, और तीसरा नाम लिख रहा हूं मैं चांदी, अर्जेंटम। अब अक्रिय है इसलिए साथ में शब्द क्या जोड़ दिया भाई, नोबेल। अक्रिय के लिए नोबेल वर्ड, उत्कृष्ट धातु बोलते हैं इनको, यानी ये जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करती हैं। सबसे सक्रिय धातु पूछेगा तो सीजियम, और अक्रिय धातु पूछेगा तो प्लेटिनम, सोना चांदी जो अपन ने लिखा। तो ये जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करती और इसी वजह से ये मुक्त रूप में पाई जाती हैं। उपरोक्त नोबेल मेटल प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं। अब मुक्त रूप से मतलब क्या है ये बताओ। मुक्त रूप का मतलब क्या है? मुक्त रूप का मतलब ये नहीं कि तुम कट्टा उठा के चल पड़ो भाई सोना चांदी फ्री में मिल रहा है, मुक्त रूप में मिल रहा है। प्रकृति में धातुएं अपन प्राप्त करते हैं खनिजों से, भूपर्पटी से, खनिजों से प्राप्त करते हैं भूतल में। और खनिजों में अपन एक शब्द सुनते हैं अयस्क, और अयस्क किसको बोलते हैं? किसी भी धातु का वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सबसे आर्थिक रूप से सबसे सुविधाजनक रहता है, कम लागत में ज्यादा धातु की प्राप्ति। तो बहुत सारे खनिज के रूप में धातु तत्व मौजूद रहते हैं, और जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण प्राप्त करना कम लागत में ज्यादा मात्रा में, वो अयस्क कहलाएगा। ये सारे के सारे अयस्क होते हैं यौगिक। रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये यौगिक होते हैं, क्योंकि धातु मुक्त रूप में मौजूद नहीं है, क्रियाशील है ना, इसलिए यौगिक के रूप में पाई जाती है। जैसे हेमेटाइट Fe2O3, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट Al2O3, हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क बोलते हैं अपन, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। ये यौगिक हुए कि नहीं हुए बताओ? ऑक्साइड अयस्क है ये, यौगिक हुए कि नहीं हुए? ऐसे कॉपर का कॉपर पायराइटिस CuFeS2 बोलते हैं अपन। तो ये जो अयस्क हैं ये सब के सब यौगिक हैं। ये कैसा रूप हुआ? संयुक्त रूप हुआ। यौगिक अयस्क जो हुआ यौगिक, वो कैसा रूप हुआ भाई? संयुक्त रूप। इस रूप में धातुएं प्रकृति में मौजूद रहती हैं, इस रूप में धातुएं प्रकृति में मौजूद रहती हैं। लेकिन बताओ अगर ये क्रिया नहीं करती हैं तो क्या इनके यौगिक बनेंगे? क्या इनके यौगिक नहीं बनेंगे, इसलिए ये पाई जाती हैं तत्व रूप में। तो यहां मुक्त रूप से मतलब है तत्व रूप, कि जिनके मुक्त रूप से मतलब क्या हो गया भाई? तत्व रूप, यानी जिनकी प्रकृति में यौगिक मौजूद नहीं है तो ये तत्व रूप बोला जाएगा। और यही वजह है कि इनका निष्कर्षण जो होता है, इनको शुद्ध रूप में प्राप्त करना ज्यादा लागत भरा होता है। अपन एक मिश्रण में पढ़ा था एक्वारेजिया, अम्लराज, 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 का मिश्रण अम्लराज बोला जाता है। उस अम्लराज को इन नोबेल जो मेटल है, धातु तत्व हैं, उनके शुद्धिकरण में, उनके निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है। न अकेला नाइट्रिक अम्ल कोई प्रभाव नहीं डालता, अकेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अम्लराज मिश्रण में ये घुल जाती हैं,
कौन सी, नोबल मेटल जो बोलते हैं, तो इनको शुद्धिकरण के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, अम्लराज का उपयोग किया जाता है। तो सबसे सक्रिय धातु पूछा तो नाम किसका है अभी, सीजियम का। अक्रिय धातु तो मैंने बताया प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये अक्रिय धातु में काउंट होती है। उसके बाद में आगे जो बात करने जा रहे हैं अपन, धातु जिन्हें केरोसिन तेल में भिगोकर या डुबोकर रखा जाता है। अब रीट वाले स्टूडेंट तो अपने लैब में अपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो देखा होगा सोडियम जैसे धातु होती है, तो इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। जनरली इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है सोडियम के ऊपर। अब इनको केरोसिन तेल में भिगो कर रखा जाता है, इसका मतलब क्या है, उपरोक्त धातु नमी के संपर्क में आने पर, नमी का मतलब जल वाष्प, नमी के संपर्क में आने पर तुरंत ऑक्सीकृत हो जाती हैं, तुरंत ऑक्सीकृत हो जाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो दहनशील होती है। तो इसको मैं एक रिएक्शन से बता रहा हूं। सोडियम धातु है, अगर खुले में रखेंगे तो नमी का संपर्क होगा। नमी का मतलब सूत्र क्या लिखा जाएगा रासायनिक रूप से, H2O। भाई नमी जलवाष्प तो है, जब ये क्रिया होती है तो धातु का हो जाता है ऑक्सीकरण, सोडियम ऑक्साइड। बताओ सूत्र ये बनेगा, सोडियम संयोजकता 1 ऑक्सीजन की 2, ये सूत्र बन गया। और गैस कौन सी मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और ये अभिक्रिया है उष्माक्षेपी, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, कैसी अभिक्रिया है भाई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें जितनी ऊर्जा निकलती है, उष्मा मुक्त होती है, उस पर ये गैस जलने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कौन सी धातु को खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, तो नाम किसका आएगा, सोडियम का। नमी के संपर्क में आते ही जल वाष्प से इसकी क्रिया होगी, जल वाष्प से क्रिया होगी तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, जितनी उष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में बनने वाली हाइड्रोजन गैस को जलाने लग जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सोडियम को खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है तो इसमें दहन कौन सा पदार्थ होता है, तो सोडियम का दहन नहीं हो रहा है, दहन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का, जो इस रिएक्शन में बनती है। और वो हाइड्रोजन गैस दहनशील है, वो जलने लग जाती है। तो उपरोक्त धातु नमी के संपर्क में आने पर तुरंत ऑक्सीकृत हो जाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो दहनशील होती है, इसकी वजह से ये आग पकड़ लेती है, ये बताया जाता है इसमें। तो ये सोडियम का ऑक्सीकरण जो बताया अपन ने। तो ध्यान रखना, इन धातुओं को केरोसिन तेल में भिगोकर रखेंगे तो क्या होगा, केरोसिन तेल की परत जो रहेगी धातु के ऊपर, तो नमी से संपर्क नहीं होगा, नमी से संपर्क नहीं होगा तो फिर ये दहनशील नहीं हो पाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ। उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अधातु जिसे कोल्ड वाटर, ठंडे जल में रखा जाता है, और इसमें आंसर आएगा भाई सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस ये अत्यधिक दहनशील है, सफेद फास्फोरस जो है अत्यधिक दहनशील होता है। और रूम टेम्परेचर अपन बताते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर बताते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सफेद फास्फोरस जलने लग जाता है, इसका दहन होने लग जाता है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सफेद फास्फोरस
जलने लग जाता है, जलने लग जाता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सफेद फास्फोरस जलने लग जाता है, अतः खुले में रखने पर, खुले में गर्म वायु के संपर्क में, गर्म वायु के संपर्क में आने पर फास्फोरस जलने लग जाता है। और इसी वजह से रखा जाता है इसको ठंडे जल में, ताकि इसका टेम्परेचर डाउन रहे और ये दहनशील नहीं हो। तो ये स्थिति रहती है। तो अधातु जिसे ठंडे जल में रखा जाता है, नाम किसका आता है भाई? सफेद फास्फोरस का। यह अत्यधिक दहनशील है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह आग पकड़ लेता है, और इस वजह से इसको खुले में नहीं रखा जाता, ठंडे जल के अंदर रखा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है जल्दबाजी में, सोडियम, हमारे को तो एक सोडियम रटा हुआ है, ध्यान रखना दोनों को मैंने क्लियर कर दिया अलग अलग। सोडियम नमी के संपर्क में आने से हाइड्रोजन गैस बनती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, हाइड्रोजन जलने लग जाती है, वो दहनशील है, इसलिए उसको रखा जाता है किस? केरोसिन तेल से भिगोकर, ताकि नमी का संपर्क नहीं आए। फास्फोरस, सफेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा टेम्परेचर 30 डिग्री पर ये खुद ही जलने लग जाता है, दहनशील है। तो इसको ठंडे जल में रखा जाता है इसका टेम्परेचर डाउन रखने के लिए, ताकि ना ये जले नहीं। तो इसको जल में डुबोकर रखा जाता है। अब कई तो जल में डुबोकर आंसर पूछे तब भी सोडियम टिका देता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया किस तरह से रखा जा रहा है। ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताए, इन पे ध्यान दे लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो अगले और पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन आता है सफेद किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? किस धातु को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? और इसमें आंसर आता है प्लेटिनम। क्या आंसर आता है अभी? प्लेटिनम। इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। देखो प्लेटिनम मूल्यवान धातु है और रंग इसका रंग होता है व्हाइट, तो गोल्ड ये सब मूल्यवान धातु हैं। अब इसका रंग सफेद है इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। तो प्लेटिनम किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है? भी सफेद सोना बोला जाता है प्लेटिनम को। फिर अगला क्वेश्चन, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। आज बताओ सर्वाधिक चालक धातु किसको बताया अपन ने? सिल्वर को, चांदी को। और उसके आगे अपन ने जोड़ा क्विक का मतलब तेज। चांदी के समान तेज धातु कौन है? तो नाम किसका आता है? मरकरी का, Hg। अब यहां से एक बार ध्यान दो, थर्मामीटर में पारा भरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए थर्मामीटर में पारा क्यों भर रहे हो भाई? पानी भर लो, एल्कोहल भर लो, एल्कोहल भरो इधर फोड़ के 2 गुटके मार जाएंगे। थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है? 2 मेन कारण है उसके। पहला कारण तो ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक है मरकरी, तो टेम्परेचर जो दर्शाएगा थर्मामीटर में वो जैसे अपन जेब पे रखते हैं, हीट आते ही वो तुरंत प्रसारित होता है, तो उसमें संचरण जो है ऊष्मा का वो तेजी से होता है चालन विधि से, ध्यान रखना। और दूसरा ये कि जो पारा है, पारा के अणुओं में संसर्जन बल जो जिसमें अपन उसको रख रहे हैं कांच में, उसकी आसंजक बल से ज़्यादा रहता है, तो वो उसकी कांच की सतह पे ठहरता भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन फिजिक्स में, अगर कांच के प्लेट को पानी में डुबोगे तो जल की बूंदें उस पर ठहरेंगी। अगर उसी कांच की प्लेट को अपन पारे में डुबोते हैं तो वो गीला नहीं होता, क्योंकि पारे के अणु में संसर्जन बल पारे और कांच के आसंजक बल से ज़्यादा प्रभावी है। तो पारा कांच की सतह पे ठहरता नहीं है, तो एक्यूरेट पैमाना दर्शाता है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो इसका क्विक सिल्वर होना, चांदी के समान तेज होना, ऊष्मा चालकता अच्छी पाई जा रही है इसमें, और दूसरा संसर्जक बल ज़्यादा है कांच और पारे के आसंजक बल की तुलना में। तो ये 2 कारण बनते हैं। तो किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो नाम किसका आएगा भाई? मरकरी का। एक क्वेश्चन आता है जो बता रहा हूं अगला, धातु से संबंधित और क्वेश्चन में अक्रिय सक्रिय बता दी अपन ने। अच्छा चलो
अब देखो और जो याद आएंगे भाई वो अपन साथ में और डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन इनसे रिलेटेड डिस्कस किए हैं, धातु अधातु उपधातु के सामान्य गुणों से संबंधित जो अपन ने डिस्कस किए। अब इसी में अपन जो आगे बढ़ते हैं इसी के वर्गीकरण में, चलो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। मेटल ऑफ होप क्वेश्चन है, आशा की धातु या भविष्य की धातु, तब तो नाम आएगा यूरेनियम, क्योंकि भविष्य में ईंधन के रूप में इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपन। तो आशा की धातु या भविष्य की धातु तो नाम किसका आएगा, यूरेनियम का। और एक आता है भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, तब नाम आता है हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस में अत्यधिक संभावना ऊर्जा मानी जा रही है, बस मेन चीज ये है कि इसको यूज कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक इस तरह की तकनीक नहीं बनी है कि वो आर्थिक रूप से कम खर्चे में इसको ईंधन के रूप में अपन यूज कर पाए। बाकी अपन देखते हैं, क्योंकि इसको ईंधन के रूप में यूज करना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जैसे रॉकेट वगैरह होता है ना, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसमें ईंधन का मान हाइड्रोजन गैस का बहुत ज़्यादा है। तो रॉकेट में प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन गैस को अपन ने, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, उसमें मान ज़्यादा है, अगर इसकी ऐसी तकनीक विकसित कर लें कि इसको यूज करना लागत में कम हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ध्यान रखना भविष्य का ईंधन, क्योंकि इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण का भी बिल्कुल जीरो रूप में आएगा, नगण्य रूप में आएगा। तो भविष्य के में ये कर रहा है कि इस पे यूज तकनीक बनाई जा रही है कि इसको यूज कर पाएंगे अपन। तो भविष्य की धातु और भविष्य का ईंधन दो तरह से क्वेश्चन हो गया। भविष्य की धातु पूछेगा तो क्या नाम बताओगे, यूरेनियम, और भविष्य का ईंधन बोला जाएगा तो नाम किसका आएगा, हाइड्रोजन गैस का, तब ये नाम आएगा। ये जो अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं आपको, चलो तत्वों के वर्गीकरण में अब अपन अगला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 3 शब्द आते हैं, देखो एक शब्द तो आता है समस्थानिक, आइसोटोप, ठीक है, ध्यान दो। एक आता है समबारिक, आइसोबार, समबारिक, और एक आता है समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। 3 लिखे मैंने, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक, जैसे इनके नाम से आ रहा है। अपन ने तत्व के प्रतीक में बताया था कि किसी भी तत्व के प्रतीक में 2 संख्या लिखी जाती है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक बताया था अपन ने प्रोटॉन की संख्या को, और द्रव्यमान संख्या अपन ने बताई थी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। ये अपन ने बताया था कि किसी भी तत्व के प्रतीक में 2 संख्या लिखी जाती है, नीचे परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब यहाँ पर जो पहला शब्द लिखा है अपन ने वो लिखा है समस्थानिक। जैसा नाम से आ रहा है, आवर्त सारणी में समान स्थान जिनका होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब समस्थानिक आवर्त सारणी में वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, वो स्थान दिया जाता है परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक, और वो संख्या है प्रोटॉन की। तो बताओ समस्थानिक वो होंगे जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, समान हो। तो डेफिनेटली ये जो परमाणु होंगे समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होंगे, तभी तो उनका आवर्त सारणी में स्थान समान आएगा, परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा। नंबर 2, दूसरा शब्द लिखा है अपन ने समबारिक। यहां बाहर से मतलब है द्रव्यमान संख्या, तो इसका मतलब समबारिक उनको बोला जाएगा जिनमें द्रव्यमान संख्या का मान कैसा हो, समान हो, उनको बोला जाएगा समबारिक।
जिनमें द्रव्यमान संख्या का मान कैसा हो, समान हो, उनको समभारिक बोलेंगे। तीसरा क्या लिखा है अपन ने, सम न्यूट्रॉनिक, जैसा नाम से आ रहा है न्यूट्रॉन संख्या समान, यानी जिनमें न्यूट्रॉन संख्या कैसी होगी, समान, न्यूट्रॉन संख्या समान होगी तब वो कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। ये 3 स्थिति। अब यहां से मैं सीधा बता देता हूं, समस्थानिक वो है जिनमें प्रोटॉन परमाणु क्रमांक समान है, बाकी दोनों चीज जो लिखी हुई है ना, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, वो कैसी है, असमान। समभारिक में द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन संख्या कैसी है, असमान। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन संख्या तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कैसी है, असमान। ये स्थिति इसकी आ रही है, वो असमान आ रहा है। अब देखो आपके सामने मैंने तीनों को लिख दिया है, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। 3 चीज लिखी है मैंने, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक वो है जिनमें परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या असमान है। समभारिक वो है जिनमें परमाणु क्रमांक तो असमान और न्यूट्रॉन संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन संख्या समान, बाकी दोनों असमान, परमाणु क्रमांक भी असमान, द्रव्यमान संख्या भी असमान। अपन लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। पहले समस्थानिक की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होंगे। तो अपन ले रहे हैं हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन के समस्थानिक अपन ले रहे हैं। हाइड्रोजन तत्व के 3 परमाणु पाए जाते हैं, पहले भी एग्जाम्पल में लिया था मैंने। हाइड्रोजन तत्व के 3 परमाणु पाए जाते हैं। पहला नाम दिया जाता है प्रोटियम, जिसका सिंबल होता है 1H1। दूसरा नाम दिया जाता है ड्यूटेरियम, दूसरा परमाणु कौन सा है इसका, ड्यूटेरियम, D। और तीसरा है ट्राइटियम, ये है T। तो ये तो है 1H1, ये है 1H2 और ये है 1H3। अब बताओ, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन तत्व के 3 परमाणु लिखे हैं मैंने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। बताओ तीनों में प्रोटॉन संख्या कैसी है, 1, 1 और 1। तीनों में 1, 1 तो लिखा हुआ है नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक है। द्रव्यमान संख्या बताओ, इसमें तो 1 है ऊपर वाली, इसमें 2 है और इसमें कितनी है, 3। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हुई कि नहीं तीनों में। अब अगर अपन न्यूट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन बचते हैं। यहाँ न्यूट्रॉन कितना बचा, 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो इसमें परमाणु क्रमांक तो कैसा आया, समान आया। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या कैसी आई, अलग अलग, और एक ही तत्व के परमाणु हैं तो आवर्त सारणी में इनका स्थान एक जगह ही होगा। तो एक तत्व के परमाणु भी अलग अलग होते हैं परगुणों में, लेकिन उनका आवर्त सारणी में स्थान कैसा होता है, एक समान, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन संख्या, परमाणु क्रमांक समान है। समभारिक, समभारिक का एग्जाम्पल लें अपन, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऑर्गन 1840, पोटेशियम का एक परमाणु 1940 और कैल्शियम का परमाणु 2040। अब यहीं से समझ लो इसको सीधो। बताओ इसमें परमाणु क्रमांक 18 है, इसमें 19, इसमें 20। परमाणु क्रमांक कैसा हुआ, तीनों का असमान। आवर्त अलग अलग तत्वों के परमाणु हो गए। द्रव्यमान संख्या देखो 40, 40 और 40। बताओ द्रव्यमान संख्या समान हुई कि नहीं हुई। और न्यूट्रॉन संख्या निकालोगे तो इसमें न्यूट्रॉन आ रहे हैं 22, इसमें आ रहे हैं 21 और इसमें आ रहे हैं 20। तो न्यूट्रॉन इसमें अलग अलग आ रहे हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें, इसका एग्जांपल लें, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224। सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224। बताओ परमाणु क्रमांक 11, 12 कैसा हुआ, असमान। द्रव्यमान संख्या 23, 24 असमान। अब अगर अपन न्यूट्रॉन निकालें तो इसमें न्यूट्रॉन आ रहे हैं 23 में से 11 गए तो 12 और इसमें 24 में से 12 गए तो 12। बताओ इसमें दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कैसी आ रही है, समान आ रही है, तो इसलिए सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो अपन ने बताया तत्वों को 3 नाम लिया अपन ने यहाँ पर, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान है, यानी परमाणु क्रमांक समान है।
द्रव्यमान संख्या भिन्न तत्व के परमाणु है जिनमें द्रव्यमान, समभारिक में भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। और सम न्यूट्रॉनिक वही भिन्न तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन संख्या समान होती है, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इस तरह से स्थिति आती है। तो ये 3 नाम जो अपन ने डिस्कस किए। अब क्वेश्चन या तो डेफिनेशन के रूप में पूछता है, परिभाषा देगा, उस आधार पे पूछेगा, या फिर आपको एग्जाम्पल देगा कोई भी बनाकर और उसमें पूछ लेगा आपको बताओ इनमें से कौन सम न्यूट्रॉनिक है, कौन समस्थानिक है, कौन समभारिक है। अब समस्थानिक तो देखकर पहचान में आ जाएगा, नीचे की संख्या समान आएगी। समभारिक भी देख पर पहचान में आ जाएगा, ऊपर की संख्या समान आएगी। सम न्यूट्रॉनिक पूछेगा तो आपको घटाकर देखना है, क्योंकि प्रतीक में मैंने बताया ऊपर द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, नीचे जो है वो परमाणु क्रमांक लिखा हुआ प्रोटॉन की संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दोगे तो बाकी क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। उसके आधार पर वो अपना आंसर दे सकते हैं। इस तरह से वो निकाला जाता है। तो इस तरह से अपन ने तीनों चीजों को डिस्कस किया, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, तीनों चीजें अपन ने डिस्कस की, तीनों को अलग अलग निकाला अपन ने। अब इसमें जो अपन ने डिस्कस किए हैं इसी में एक पॉइंट जोड़ रहा हूं मैं, इन्हीं से रिलेटेड एक पॉइंट जोड़ रहा हूं, वो जोड़ रहा हूं मैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसा नाम से आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, समान होगी। अब समझो, इसमें तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है वो सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। एक बार ध्यान दो, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीजन -2, ठीक है, क्लोरीन -1, नियोन, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2। ये स्थिति लिखी है मैंने। देखो इन सब का मैं एक बार परमाणु क्रमांक बता रहा हूं आपको, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक किसकी संख्या है भाई, प्रोटॉन की। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका होता है 9, इसका 10, इसका 11 और इसका 12। बताओ इन सब में परमाणु क्रमांक कैसा है, असमान है। नंबर 2, अब बता रहा हूं मैं इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या सॉरी, अब मैं बता रहा हूं इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या। ध्यान दो एक बार, अपन ने जब परमाणु की संरचना को डिस्कस किया था उसमें मैंने बोला था कि किसी भी परमाणु उदासीन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उदासीन परमाणु वो होता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है, उसको अपन उदासीन परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन का परमाणु उदासीन है ना, तो इसका जो परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहां पर लिखा है O-2, क्या लिखा है मैंने, O-2, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के उदासीन परमाणु के थे, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने और ग्रहण किए। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 10 है, 8 + 2 10 है। इसमें बताओ फ्लोरीन में, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 है, लेकिन -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 9 + 1। नियोन उदासीन है, 10 ही है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन उदासीन है। तो सोडियम 11 है, परमाणु क्रमांक +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10। इसका मतलब इसकी स्थिति ये है 11 - 1, और इसकी 10 + 0 लिखेंगे अपन, न तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है न ग्रहण कर रहा है, उदासीन है। तो मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है ना, 12 में +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 12 - 2 10 हो गए। बताओ इन सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सब में समान आ रहे हैं। ये आयन के रूप में आए, ये उदासीन रूप में आए, ऐसे और भी आपको ऑप्शन बना के दे सकता है। तो कोई भी तत्व और आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी वो कैसे होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अब इससे एक चीज और क्लियर हो गई, एक पॉइंट यहां पर जो नोट करने वाला है वो ये है कि समस्थानिक सम इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, समस्थानिक सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इस पॉइंट, ये जो मैंने कथन लिखा है ना, इसमें किसी को डाउट है क्या, है क्या डाउट है तो बताओ, अभी क्लियर कर देते हैं। अरे समस्थानिक का मतलब
प्रोटॉन संख्या समान, समस्थानिक का मतलब प्रोटॉन संख्या समान यानी परमाणु क्रमांक समान, और जिसमें प्रोटॉन संख्या समान होगी तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो समस्थानिक सारे के सारे समस्थानिक आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, और बाकी धातु और बाकी अपन परमाणु, उदासीन परमाणु और आयन, उनमें भी सम इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है। तो अपन ने समस्थानिक शब्द पढ़ा, समभारिक शब्द पढ़ा, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा और सम इलेक्ट्रॉनिक शब्द पढ़ा। ये पॉइंट अपन ने बताए हैं। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकरण जो किया गया है, और आवर्ती गुणों, आवर्त सारणी के गुणों में आवर्तीता परिवर्तन, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।